हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल BSCB हेल्प पे। और आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं आपके ही बुक का, पैनोरमा बुक का जो है लेसन 1, जिसका नाम है द पेस फॉर लिविंग, और राइटर हैं RC हचिंसन, जिसका पूरा नाम रे क्रेटन हचिंसन है। उसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, और साथ ही साथ इसके कुछ कंप्रिहेंशन पार्ट्स भी मैंने किए हैं। तो इससे पहले कि वीडियो को शुरू करें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर इसे अवश्य ही कीजिएगा। तो बिना देरी के शुरू करते हैं अपने वीडियो को। शुरुआत करते हैं पहले लॉन्ग क्वेश्चन आंसर से। तो आप देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन है राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट द एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। मतलब उस बुज़ुर्ग से, वयस्क से मकई के व्यापारी के बारे में कुछ वाक्य लिखिए, उसके बारे में बताइए कि वो क्या था, कैसा था, उसके बारे में बताना है। तो इसके उत्तर को आप देख पा रहे हैं। द एल्डरली कॉर्न मर्चेंट वाज द चीफ कैरेक्टर ऑफ द प्ले विच द ऑथर वाज वॉचिंग इन डबलिन। मतलब वो बुज़ुर्ग सा जो मकई का व्यापारी था, वो उस कहानी का, उस नाटक का मुख्य किरदार था, जिस नाटक को लेखक डबलिन में देख रहे थे। ही वॉज अ मैन ऑफ मैनी एनेक्सिटीज़। वो कई सारे उत्तेजनाओं वाला व्यक्ति था। हिज हर्ट वॉज वीक। उसका हृदय बहुत कमज़ोर था। हिज नेफ्यू वॉज चीटिंग हिम। उसका भतीजा उसे ठग रहा था। उसकी पत्नी जो है, हिज वाइफ स्पेंड 10 ब्रिटिश पाउंड ऑन ए हॉलीडे। उसकी पत्नी जो है 10 ब्रिटिश पाउंड प्रत्येक छुट्टी के दिन खर्च करने का मन रखती थी। ऑल टुगेदर द पेस ऑफ लाइफ वॉज टू मच फॉर हिम। और कुल मिलाकर उसके लिए जीवन की गति बहुत ही तेज़ थी। ठीक है, आप इसमें एक लाइन और जोड़ सकते हैं कि ही लिव्स इन द स्मॉल आयरलैंड कंट्री टाउन, आयरिश कंट्री टाउन। ये आप जोड़ सकते हैं कि वो आयरलैंड के एक छोटे से गांव में भी रहता था। ये आप लाइन इसमें चाहें तो जोड़ सकते हैं। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है दे टेल मी देयर इज एन एरोप्लेन नाउ दैट गोज़ एट 1000 माइल्स एन आवर। वो मुझसे कहते हैं कि एक हवाई जहाज़ है जो अब हज़ारों मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। नाउ दैट्स टू फास्ट। और ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। तो प्रश्न यहाँ पर, ये तो एक स्टेटमेंट था आपकी कहानी से। तो इसमें प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि व्हाट लाइट डज द रिमार्क ऑफ द कॉर्न मर्चेंट थ्रो ऑन द फास्ट लाइफ टुडे। मतलब उस मकई के व्यापारी का ये जो कथन था, ये आज के तेज़ जीवन में किस प्रकार प्रकाश डालता है, किस प्रकार से आज के तेज़ जीवन को बताता है। तो आप इसके उत्तर को देखें। द एबव स्टेटमेंट्स शो दैट टुडे मैंस लाइफ हैज़ बिकम वेरी फास्ट। ऊपर का ये जो कथन है, जो इतना बड़ा कथन उस मकई के व्यापारी ने कहा, ये कथन जो है ये दिखाता है कि आज के समय में मनुष्य का जीवन बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो चुका है। टेक्नोलॉजी एंड एडवांसमेंट हैज़ मेड द लाइफ वेरी फास्ट। तकनीक और नई चीज़ें, इस दोनों ने मिलकर के इंसान के जीवन को बहुत ही ज़्यादा तेज़ कर दिया है। It is getting faster each day, due to which no one is satisfied with his life. ये दिन प्रतिदिन लगातार तेज़ होता जा रहा है। इसका मुख्य कारण, परिणाम क्या हो रहा है कि हर व्यक्ति अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर व्यक्ति जो है अपने जीवन में स्थिरता चाहता है, सरलता चाहता है, और तकनीक बढ़ने के कारण जो है वो ज़्यादा व्यस्त हो रहा है, ज़्यादा गति में अपने जीवन को जीने पर मजबूर हो रहा है। दूसरों के मुकाबले वो अपने आप को कंपटीशन में बनाए रखने के लिए तेज़ होना चाहता है। इसीलिए जो है वो संतुष्ट नहीं है अपने जीवन से। देयर इज़ ए कंपैरिजन इन द फास्ट लाइफ विथ द फास्ट स्पीड ऑफ एन एरोप्लेन विच गोज़ एट 1000 माइल्स एन आवर। यहाँ पर तेज़ जीवन की तुलना जो है इस कहानी में उस तेज़ हवाई जहाज़ से की गई है जो हज़ारों मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। मतलब जीवन की तुलना हवाई जहाज़ से की गई है। बताया गया कि जिस तरह से आज वो हवाई जहाज़ हज़ारों मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है, ये बहुत तेज़ स्पीड है, तेज़ गति है। इसी तरह मानव का जीवन भी आज के समय में बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो चुका है, और आपको भी इतना तेज़ होना होगा अगर आप इस कंपटीशन में बने रहना चाहते हैं।
इट सीम्स दैट टुडेज़ लाइफ हैज़ बिकम लाइक ए मशीन। और ऐसा लगता है जैसे आज का जीवन, आज के इंसान का जीवन एक मशीन के जैसा हो गया है। उसे भी मशीन की भांति तेज़ी से काम करना है, तभी वो दूसरों की मांग बना रहेगा, मतलब कि उसकी ज़रूरतों को पूरा करेगा, लोग उसे काम देंगे। ठीक है, आते हैं बच्चों तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न ये है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट डू वी हैव टुडे विच आवर एंसेस्टर्स लैक्स। हमारे पास आज उत्तेजित करने वाली कौन सी चीज़ें हैं जिसकी कमी से हमारे पूर्वज वंचित थे, जिससे हमारे पूर्वज वंचित थे। हमारे पास ऐसी कौन सी चीज़ है। और पूछा जा रहा है कि इज़ इट एन एडवांटेज और ए डिसएडवांटेज। क्या हमारे लिए वो चीज़ें सही थी या गलत थी, मतलब क्या हमारे लिए उसका सही उपयोग था या गलत उपयोग था। तो आते हैं इसके उत्तर पर। आप देखेंगे यहाँ लिखा है कि टुडे वी हैव फास्ट स्पीड ऑफ मशीन्स। आज हमारे पास मशीन की तीव्र गति है एंड एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज़ विच मेक आवर वर्क ईजी एंड सेव टाइम्स। और हमारे पास बहुत ही अत्याधुनिक तकनीक है जो हमारे काम को भी आसान बनाते हैं और हमारा समय भी बचाते हैं। वी हैव फास्ट स्पीड ऑफ माइंड टुडे विच आवर एंसेस्टर्स लैक। हमारे पास आज तेज़ दिमाग है, तेज़ तर्रार दिमाग है जो हमारे पूर्वजों के पास नहीं था। इतना तेज़ नहीं था, दिमाग तो सबके पास था, लेकिन इतना तेज़, जितनी तेज़ गति से आज हम सोच सकते हैं, जितनी तेज़ गति से आज हम एडवांसमेंट की ओर बढ़ रहे हैं, इतने तेज़ उनके दिमाग नहीं थे। It is advantage as well as disadvantage when it comes to do any work with fast speed and in less time। तो यहाँ पर आप पहला लाइन देखें, इट इज़ एन एडवांटेज एज वेल एज डिसएडवांटेज। ये एक अच्छाई भी है, हमारे लिए अच्छा भी है और हमारे लिए ख़राब भी है। कैसे? तो देखिए, व्हेन इट कम्स टू डू एनी वर्क विथ फास्ट स्पीड इन अ लेस टाइम। जब बात आती है कि हमें कोई काम करना है तेज़ गति से और कम समय में, इट सीम्स टू बी एन एडवांटेज। ये हमारे लिए अच्छा प्रतीत होता है कि कम समय में कोई अच्छा काम तेज़ी से कर लिया, समय बचाया। बट व्हेन वी सी द एक्सीडेंट एंड इंजरीज अकर्ड बाय इट, जब हम देखते हैं इससे कोई दुर्घटना हो गई या फिर कुछ घायल लोग हो गए, इट सीम्स टू बी अ डिसएडवांटेज। तो ये हमें एक कमी के रूप में दिखता है। इन अदर वे वी कैन से दैट द शॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट गिवन बाय इट इज़ एन एडवांटेज, कि इसके द्वारा जो हमें एक्साइटमेंट मिलता है, जो उत्तेजना मिलती है, वो हमारे लिए एक एडवांटेज है, हमारे लिए अच्छा है। हमें उससे उत्तेजना मिलती है, हम ज़्यादा एक्साइटेड हो पाते हैं। बट इट डज़ नॉट गिव द रियल प्लेजर ऑफ ट्रैवल, इट इज़ ए डिसएडवांटेज। लेकिन ये हमें पूरा आराम नहीं दे पाता, जितना हम एक सफ़र में आनंद लेना चाहते हैं वो आनंद नहीं दे पाता है, इसीलिए ये एक डिसएडवांटेज भी है। जैसा कि इस कहानी में कहा था लेखक ने कि वो हज़ारों मील प्रति घंटे की रफ़्तार से उड़ते हैं, 90 मील प्रति घंटे की रफ़्तार से जो वो गाड़ी चलाते हैं, तो इनसे उनको थ्रिलर मिलता है, एक्साइटमेंट मिलता है, लेकिन जो है वो सुख नहीं मिलता जो कि वो बस में ट्रैवल करने पर उन्हें मिलता है। ठीक है, तो वो प्लेज़र, वो आनंद नहीं मिल पाता, तो यही इसकी डिसएडवांटेज होगी। अब यहाँ पर है हु आर टेकन टू बी स्लो थिंकर्स। आज के समय में किसे धीमी सोच का व्यक्ति कहा गया है। हाउ आर द स्लो थिंकर्स हैंडीकैप्ड टुडे। और ये भी पूछा जा रहा है कि जो धीमी सोच वाले व्यक्ति हैं वो आज अपाहिज क्यों कहे जाते हैं, क्यों आप उन्हें अपाहिज माना जा रहा है। तो सबसे पहले ये इस प्रश्न का उत्तर देखें कि आज कौन धीमी सोच वाले व्यक्ति हैं। तो उसका उत्तर है द पर्सन हुज मेंटल एक्टिविटीज़ डू नॉट फॉलो द स्पीड ऑफ मशीन। वे व्यक्ति जिनकी मानसिक गति, दिमाग की गति जो है वो इस मशीन के स्पीड को नहीं फॉलो कर पाती है, मतलब मशीन जैसी तेज़ नहीं है, आर टेकन टू बी स्लो थिंकर। उन्हीं को धीमी सोच के व्यक्ति कहे गए हैं। दे लैक द प्रेजेंस ऑफ माइंड। उनके पास दिमाग की उपलब्धता है लेकिन सही समय पर उसका इस्तेमाल वो नहीं कर पाते। Such person do not give proper answer to the question in the given time or they fail to answer it। ऐसे ही लोग जो है किसी सवाल का सही जवाब, सटीक जवाब नहीं दे पाते या फिर वो जवाब दे ही नहीं पाते हैं। समय में भी, मतलब अगर नियमित समय दे दिया जाए, इतने समय में आपको जवाब देना है, तो समय में वो जवाब नहीं, समय बीत जाता है तब जवाब देते हैं या फिर जवाब ही नहीं दे पाते।
फिर है स्लो थिंकर्स आर हैंडीकैप्ड टुडे इन गेटिंग अ लिविंग। दूसरा प्रश्न जो था कि आज क्यों उसको हैंडीकैप्ड कहा जा रहा है स्लो थिंकर्स को, तो उत्तर ये है कि स्लो थिंकर्स आर हैंडीकैप्ड टुडे इन गेटिंग अ लिविंग। उनको अपनी जीविका न कमा पाने के कारण जो है उनको अपाहिज कहा जा रहा है। They find it difficult to get a job because they do not adjust to the fast speed of life in comparison with others. आज उन्हें एक जॉब नहीं मिल पा रही है, काम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वो अपने आप को दूसरों की गति के बराबर काम नहीं करवा पा रहे हैं। वो उनके गति से सोच नहीं सकते, उनकी गति से काम नहीं कर पाते हैं, इसीलिए दूसरों की तुलना में वो पिछड़ जाते हैं और उन्हें भी काम नहीं मिल पाता। तो यही कारण है कि उन्हें आज हैंडीकैप्ड माना गया है, अपाहिज माना गया है। ठीक है, आते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है व्हाट एनलाइटमेंट डज द राइटर सीक फ्रॉम हिज वाइफ, व्हाट डज इट सजेस्ट अबाउट द प्लाइट ऑफ द मॉडर्न मैन। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि लेखक अपनी पत्नी से किस प्रकार की जानकारी लेते हैं और यह आधुनिक व्यक्ति के किस कष्ट को, किस व्यथा को दिखाता है। ठीक है, ये जो लेखक ने जो भी उससे सहायता मांगी थी वो किस तरह के कष्ट को दिखाता है आधुनिक व्यक्ति के। तो उत्तर है द राइटर सीक्स हिज वाइफ असिस्टेंस इन फाइंडिंग आउट वेदर द गर्ल ही वॉज वॉचिंग इन द सिनेमा वॉज द सेम हु वॉज इन द बिगनिंग ऑफ द सिनेमा। तो लेखक जो है अपनी पत्नी से इस चीज़ के लिए सहायता मांगते हैं, ये जानने के लिए कि क्या वह लड़की जिसे वो सिनेमा में देख रहे हैं ये वही लड़की है जो फिल्म की शुरुआत में उन्होंने देखी थी। तो उत्तर है कि इसमें हिज वाइफ नरेट्स द डिफरेंस अमंग दैम टेलिंग हिम अबाउट द कम्प्लेक्शन एंड अपीयरेंस। तो उसकी पत्नी जो है अंतर बताते हुए कहती है कि उनका रंग देखो, रंग रूप देखो, उनके लुक जो है, उनकी हाइट देखो, इस हिसाब से उनके लड़कियों के बीच के अंतर को बताती है, उसे समझाती है और तब वो समझ पाते हैं, मतलब धीमी सोच के व्यक्ति। और दूसरा जो प्रश्न है कि व्हाट डज़ इट सजेस्ट अबाउट द प्लाइट ऑफ द मॉडर्न मैन, मतलब वो किस तरह से मॉडर्न आदमी का जो है समस्या को बताता है। तो देखिए इट वेरी वेल सजेस्ट द प्लाइट ऑफ द मॉडर्न मैन। वो एक आधुनिक व्यक्ति की समस्या को बहुत अच्छे से बताते हैं। कैसे बताते हैं, तो ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिज सराउंडिंग एज वेरी वेल। वो बहुत अच्छे तरीके से अपने परिवेश को नहीं समझ पा रहा है। जो आधुनिक व्यक्ति है वो अपने परिवेश को अच्छे ढंग से नहीं समझ पा रहा है, उसकी तेज़ गति में होने वाले बदलावों को वो नहीं समझ पा रहा है। ही इज़ टू इन्वॉल्व इन द सराउंडिंग बट ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द हैपनिंग्स। वह खुद उस परिवेश में जुड़ा हुआ है, उस परिवेश से जुड़ा हुआ, उसके चारों ओर की घटनाओं को वो देख पा रहा है, लेकिन वो उसमें होने वाली जो है गतिविधियों को समझ नहीं पा रहा बिकॉज ऑफ हिज स्लो थिंकिंग स्पीड, क्योंकि उसकी जो सोचने की गति है वो धीमी है और जो घटनाएं हो रही हैं उसके आसपास वो बहुत तेज़ है, इसीलिए वो नहीं समझ पा रहा। और यही है एक मॉडर्न व्यक्ति का कष्ट, वो समाज में रह कर के भी उसकी गतिविधि को नहीं समझ पा रहा है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ है समराइज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस एसे। इस दिए गए कहानी का मुख्य आधार क्या है, मुख्य क्या बात कहना चाहते हैं लेखक इस कहानी के माध्यम से। तो इसमें उत्तर है द एसे, जिसका नाम है द पेस फॉर लिविंग, मतलब ये जो कहानी है जिसका नाम है द पेस फॉर लिविंग, इलिस्ट्रेट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्ट्रगल्स ऑफ मॉडर्न लाइफ। ये एक आधुनिक जीवन के लक्षण और उसमें होने वाले संघर्षों के बारे में बताता है। The story explains the plight of modern man who is not able to understand and maintain his thinking ability as others। ये कहानी जो है एक आधुनिक व्यक्ति के जीवन के बारे में बताती है जो कि तेज़ी से समझ नहीं पाता है और ना ही वो, यहाँ पर एंड 2 बार हो गया, आप एक ही बार लिखेंगे, एंड मेंटेन हिज थिंकिंग एबिलिटी एज अदर, और दूसरे की तरह अपने सोचने समझने की क्षमता को वो मेंटेन भी नहीं कर पा रहा है। ऐसी क्षमता के बारे में इस कहानी में बात की गई है। ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन द होपलेस फॉग इन मैनी सिचुएशन, और ऐसा ही व्यक्ति अपने आप को उलझन में पाता है। होपलेस फॉग का अर्थ यहाँ उलझन हो जाएगा कि वो उलझन में अपने आप को पा रहा है, हर समस्या, कई सारी परिस्थितियों में वो अपने आप को उलझा हुआ पाता है, वो ढंग से सोच नहीं पाता कि करना क्या है और कैसे समझना है इस सिचुएशन को। Everybody cheats him and he only cries on his situation and seeks other help of doing his work comfortably।
कोई भी व्यक्ति उसके धीमे दिमाग के कारण जो है उसे आराम से बेवकूफ़ बना देता है, उसे ठग लेता है और उसे अपने काम को सही ढंग से सहूलियत पूर्वक करने के लिए जो है दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे आपने इस कहानी में देखा कि लेखक को अब उस फिल्म को ही समझने के लिए अपनी पत्नी की सहायता लेनी पड़ रही थी, ठीक है। ही इज़ अनेबल टू अर्न हिज लिविंग बिकॉज ही कैन नॉट थिंक एज फास्ट एज अदर्स, और वो अपनी जीविका भी ढंग से नहीं कमा पाता क्योंकि वह उतना तेज़ नहीं सोच सकता है जितने तेज़ दूसरे लोग सोच सकते हैं। तो ये थे इस कहानी से जुड़े हुए कुछ प्रश्नोत्तर। ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपके बुक के हैं, मैंने उसे भी किया है। और अब आते हैं इसके कंपोजिशन पार्ट में। कंपोजिशन में आप पहला पार्ट देख रहे हैं कि राइट ए लेटर टू योर मदर अबाउट ए हैक्टिक डे दैट यू स्पेंट। अपनी माँ को एक पत्र लिखें जिसमें आप उनसे यह चर्चा करें कि कैसे अपने जीवन का आपने एक बिजी दिन, मतलब हैक्टिक मतलब होता है व्यस्ततम दिन, ठीक है, एक व्यस्ततम दिन आपने कैसे गुजारा है उसके बारे में आप अपनी माँ को एक पत्र लिखें। तो पत्र लिखने का फॉर्मेट आप बच्चों को पता है कि सबसे पहले आप राइट हैंड साइड में ऊपर की ओर अपना पता लिखेंगे जहाँ से आप पत्र लिख रहे हैं। अगर आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आप एग्जामिनेशन हॉल देंगे, जगह का नाम देंगे और उसके नीचे आप तिथि अंकित करेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा बच्चों, पत्र में सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है, विषय नहीं लिखा जाता है, वो एप्लीकेशन में लिखा जाता है। तो सब्जेक्ट आप नहीं दे देंगे गलती से, और संबोधन ज़रूर देंगे कि आप किसे पत्र लिख रहे हैं, अपने से बड़े को लिख रहे हैं तो रिस्पेक्टेड या डियर मदर, जैसे मैंने यहाँ लिखा है माई डियर मदर, मेरी प्रिय माँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आई एम फाइन हियर, होप यू आर फाइन देयर। मैं यहाँ कुशल हूँ, ठीक हूँ और आशा करता हूँ कि आप वहाँ ठीक होंगी। आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू अबाउट टुडे। आज मैं आपको आज के दिन के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि मेरा बहुत ही बिजी दिन रहा, विच वॉज द मोस्ट बिजी डे ऑफ माई लाइफ, जो मेरे जीवन का लगता है कि सबसे बिजी दिन था आज। मैं उसी दिन के बारे में आज आपसे बात करना चाहता हूँ। रियली टुडे वॉज अ बिजी डे फॉर मी। सच में आज का दिन मेरे लिए बहुत बिजी था, बहुत व्यस्तता भरा था। देयर वॉज अ रिलीजियस सेरेमनी इन वन ऑफ माई फ्रेंड्स हाउस। मेरे एक मित्र के घर में एक धार्मिक कार्यक्रम था, सत्यनारायण की पूजा, आप ये भी लिख सकते हैं वहाँ पर। तो इस तरह से आप ये लिखेंगे कि मेरे एक दोस्त के घर में कोई धार्मिक कार्यक्रम था या कोई फंक्शन था, आप ये लिख सकते हैं, कोई पार्टी थी, ये लिख सकते हैं। सो आई वेंट देयर अर्ली मॉर्निंग, इसीलिए मैं सुबह सवेरे उसके घर चला गया। जस्ट आफ्टर दैट आई हैड टू अटेंड माई 3 इम्पॉर्टेंट ट्यूशन्स, और उसके वहाँ से निकलते ही मेरे 3 ट्यूशन थे जो आज का क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट था, वो मैं करने चला गया। इन द इवनिंग देयर वॉज बर्थडे पार्टी ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड। शाम में जब लौटा तो मेरे एक मित्र का बर्थडे था, उसमें भी मैं लग गया। आई कुड नॉट ब्रीथ नाइसली फॉर अ सिंगल मोमेंट, मैं ढंग से एक पल भी चैन की सांस न ले पाया। एट नाइट आई गॉट रिलैक्स, रात में थोड़ा आराम मिला, काम से छुट्टी मिली। लेकिन रात में भी काम आप लिख सकते हैं, रात में भी मुझे स्कूल का होमवर्क करना था या टास्क था बहुत सारा, तो रात में भी आप बिज़ी दिखा सकते हैं। गिव मी सम आइडियाज़ व्हाट शैल आई डू टू रिलैक्स, कुछ मुझे उपाय बताइए जिससे मैं खुद को रिलैक्स कर पाऊँ, खुद को आराम कर पाऊँ। और गिव माई बेस्ट रिगार्ड्स टू फादर एंड लव टू यंगर्स, मेरे अच्छे प्रणाम को जो है मेरे पिताजी को दीजिएगा, मेरे पिताजी को मेरा प्रणाम कहिएगा और छोटों के लिए मेरा प्यार रहेगा। योर लविंग सन, आप अपना नाम नीचे डाल देंगे, ठीक है। इस तरह से आप पत्र को लिखेंगे शुरू से अंत का। एक बार और फॉर्मेट देख लें। आप सबसे पहले राइट हैंड साइड में अपना पता देंगे, उसके बाद लेफ़्ट हैंड में आप संबोधन देते हुए पत्र को शुरू करेंगे अच्छे ढंग से और उसे अच्छे ढंग से भी समाप्त करेंगे, और सबसे लास्ट में फिर राइट हैंड साइड में आप अपना संबोधन देते हुए पत्र को समाप्त करेंगे। उसके बाद हम आते हैं एक और चीज़ आपके ही बुक की कंपोजिशन का सेकंड वाला हिस्सा। इस हिस्से में दिया है कि एज द सेक्रेटरी ऑफ द ड्रामा सोसाइटी ऑफ योर स्कूल, आपको एक पद दिया गया है, आप अपने स्कूल के ड्रामा सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, ठीक है, सचिव हैं आप, सेक्रेटरी बना दिया गया है आपको, सचिव बना दिया गया है। राइट ए नोटिस टू इनवाइट द स्टूडेंट टू वॉच अ प्ले इन हिंदी, आप एक नोटिस लिखिए, स्कूल के नोटिस बोर्ड पे आप एक नोटिस चिपकाइए जिसमें आप सभी बच्चों को जो है एक नाटक देखने के लिए, हिंदी में वो नाटक होगा, आप वो नाटक देखने के लिए आमंत्रित करें। मेंशन द टाइटल ऑफ द प्ले, आप नाटक के शीर्षक को भी बताइए, उसके राइटर को भी बताइए और किस जगह पर होने वाला है वो दीजिए, टाइम दीजिए, ये सब बताइए, आप सब कुछ नाटक में बताना होगा।
तो सबसे पहले आप जो है ऊपर स्कूल का नाम अक्षर में, बड़े अक्षरों में लिखेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि एक बॉक्स में लिखा गया नोटिस को, तो नोटिस को लिखने का तरीका ऐसा ही होता है। आप एक बॉक्स में लिखेंगे, ऊपर आप अपने स्कूल का नाम, स्कूल का एड्रेस, अगर सुल्तानगंज में, जैसे मैं सुल्तानगंज में रहता हूँ तो आप सुल्तानगंज लिखेंगे, और नीचे बड़े अक्षरों में डार्क लेटर्स में नोटिस लिखेंगे, जिस पर कि विशेष ध्यान लोगों का आकर्षित हो। थोड़ा सा ये बीच में होना चाहिए, मेरा थोड़ा साइड हो गया, आप बीच में से लिखेंगे। और उसके बाद तिथि आप देंगे, किस तारीख को ये नोटिस निकल रही है, तो आप इसको लेफ़्ट हैंड साइड में ऊपर में लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा है तिथि 27 जुलाई 2020 आज की तारीख है। और उसके बाद आप नोटिस का जो विषय होगा मेन, कि आपको नाटक दिखाना है हिंदी में, तो आप नाटक का शीर्षक आप यहाँ अंकित कर देंगे। जैसे मैंने लिखा है द मर्चेंट ऑफ वेनिस इन हिंदी। आप इसे चाहें तो डार्क भी कर सकते हैं ताकि इस पर भी लोगों की नज़र पड़े, या फिर अगर आप परीक्षा में आप 2 कलर से पेन से लिखते हैं तो यहाँ आप ब्लू पेन से इसको लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप करेंगे। और उसके बाद आप नोटिस को शुरू करेंगे कि ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, सभी बच्चों को सूचित किया जाता है, दैट ए प्ले टाइटल, एक नाटक जिसका शीर्षक है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, जिसके रचयिता लेखक विलियम शेक्सपियर हैं, इज़ टू बी प्लेड इन हिंदी, ये नाटक हिंदी में होने वाला है। ऑल स्टूडेंट्स आर वेलकम्ड टू विज़िट एंड एन्जॉय द प्ले, सारे बच्चे जो है सादर आमंत्रित हैं इस नाटक को देखने के लिए और इसे एंजॉय करने के लिए। तारीख रहेगी 5 अगस्त की, 5 अगस्त को ये नाटक होगा 2020। समय होगा 10 बजे से 1 बजे तक, 3 घंटे का ये नाटक होगा। और जगह होगी स्कूल का ऑडिटोरियम जहाँ पर ये नाटक होगा। ऑल ऑफ़ यू आर हार्टली इन्वाइटेड, आप सभी जो हैं सादर आमंत्रित हैं, सहृदय आमंत्रित हैं। नीचे आप अपना नाम देंगे, उसके बाद आप अपना पद देंगे। जैसे कि आपको शुरुआत में ही बताया गया, आप सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं, तो सचिव लिखेंगे। और किस चीज़ के सचिव हैं, तो ये एसोसिएशन का नाम होगा ड्रामा सोसाइटी, ठीक है। तो इस तरह से आप नोटिस को लिख करके एक डब्बे में बंद करके इस प्रकार से आप दिखाएंगे, ताकि नोटिस जो है आपका वो आकर्षक लगे। तो नोटिस लिखने का ये तरीका होगा, आप इस पर ध्यान देंगे। एंड इस प्रकार से आपका जो है, मैंने कंपोजिशन पार्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पार्ट किया। आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, और शेष भाग को मैं कल के लिए आपके पास ज़रूर ले आऊँगा। और अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो अगर मेरी मेहनत पसंद आई हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, और अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर ही कीजिएगा। तब तक के लिए इस कोरोना काल में आप अपना ध्यान रखें, पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखें। किसी भी तरह की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे हेल्प मांग सकते हैं, मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। सारे नोट्स आपको चैनल पर, इसी चैनल पर मिल जाएंगे, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। इस चैनल से जुड़े रहिए और अपने दोस्तों तक इसे फैलाते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।